हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को जो कि 13 जनवरी 2023 को पूछे गए थे और ये सभी प्रश्न पेपर 2 के हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है बाल विकास की गति। ऑप्शन फर्स्ट है एक समान, मानकीय और अव्यवस्थित होती है। सेकंड है में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है। थर्ड है एक समान, मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। फोर्थ है इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि बाल विकास जो है उसकी गति जो होती है एक समान नहीं होती। कभी भी अगर जहां भी आपको एक समान कहा जाए तो उस प्रत्येक बालक की जो विकास की दर होती है वो एक समान नहीं होती, बल्कि उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और साथ ही कुछ हद तक तो क्रमानुसार भी होता है और सुनियोजित भी होता है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि पूरी तरफ से इसे मापा जा सकता है या फिर यह अव्यवस्थित है या फिर एक समान है, मानकीय है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है किस उम्र में बच्चों के क्रियाकलाप प्रमुखतः बड़ी मांसपेशियों के स्थूल गति के प्रयोग पर केंद्रित होती है बजाय सूक्ष्म गति कार्य के। यानी किस उम्र में किस उम्र के बच्चे जो हैं वो स्थूल मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म गति का नहीं करते। ऑप्शन फर्स्ट है शैशवावस्था, सेकेंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड है किशोरावस्था और फोर्थ है माध्यमिक बाल्यावस्था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि शैशवावस्था में क्या होता है, अगर आप बच्चे को कुछ दे रहे हैं तो वो पूरी हथेली से पकड़ता है, स्थूल गति करता है, उसे सूक्ष्म उंगलियों का प्रयोग करने नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है सृजनता, सेकेंड है संवर्धन, थर्ड है सामाजिकरण और फोर्थ है स्थगित अनुकरण। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। इस प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण क्या है, जिसमें हम समाज से, लोगों से अंतःक्रिया करके उन नियमों को, सामाजिक धारणाओं को इसे सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं। तो यह क्या है, यह सामाजिकरण है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है। ऑप्शन फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड है संवेदी चालक अवस्था, थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बात की जा रही है शारीरिक क्रियाओं की, यानी जिनमें इंद्रियों का ज्यादा उपयोग हो रहा हो। तो इसलिए ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा, संवेदी चालक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो है शारीरिक क्रियाओं से, अपनी इंद्रियों के अनुभव से दुनिया को समझता है, सीखने का प्रयास करता है। इसलिए ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है क्या प्रदर्शित करती है। ऑप्शन फर्स्ट है जीववादी सोच, सेकेंड है केंद्रीयता, थर्ड है अप्रतिवर्ती सोच और फोर्थ है क्रमबद्धता। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट जीववादी सोच। इसमें क्या होता है, बच्चा सोचता है कि जो भी निर्जीव चीज है या फिर अगर किसी बच्चे का अगर डॉल है तो उसे लगता है कि यह सजीव है, यह देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है। और इसमें बच्ची क्या कर रही है, बच्ची को लगता है कि कार क्योंकि चल रही है इसलिए वह सजीव है। तो यह क्या है, जीववादी सोच हो गया, जबकि कार तो निर्जीव है। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है। ऑप्शन फर्स्ट है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, सेकेंड है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, थर्ड है यह महसूस करना कि अपने लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, और ऑप्शन फोर्थ है यह विश्वास करना कि व्यक्तियों को सामाजिक कानूनों का आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण करना चाहिए। देखिए, ऑप्शन थर्ड जो है यह तीसरे स्टेज में होता है ऐसा, और सेकेंड जो है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, यह भी सेकेंड स्टेज में होता है और यहाँ पर बात की जा रही है अंतिम चरण की। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसे समायोजित समर्थन देता है, तब वह किस संरचना का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है पाड़, सेकंड है अनुबंधन, थर्ड है अनुकरण और फोर्थ है अनुकूलन। इसमें क्या है, बच्चे को समर्थन दिया जा रहा है, सहायता दी जा रही है शिक्षक के द्वारा, इसलिए इसे हम लोग पाड़ कहेंगे, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि विकास, ऑप्शन फर्स्ट है सीखने का पर्याय है, सेकंड है सीखने से स्वतंत्र रूप में होता है, थर्ड है पर सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और फोर्थ है को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी विकास को सामाजिक और संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। और यह तो बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि सांस्कृतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा हम कह ही नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना, सेकंड है भय मुक्त वातावरण बनाना जिसमें हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्त कर पाए, थर्ड है कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना, और फोर्थ है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। इसमें बात की गई है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप नहीं है कहा गया है, तो बाकी के तीन ऑप्शन सही है। ऑप्शन फोर्थ इसका गलत है, और क्योंकि जो गलत है वही हमसे पूछा गया, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियां सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें डैश बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन फर्स्ट है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, सेकंड है भाषाई बुद्धिमत्ता, थर्ड है अंतर व्यक्तिक बुद्धिमत्ता, और फोर्थ है संगीतमय बुद्धिमत्ता। इसमें आपको कहीं भी दिख रहा है कि संगीत की बात की गई है? नहीं। गणित की बात की गई है? नहीं। इसमें क्या है, पढ़ना लिखना, कहानियां सुनना, कहानी किसी न किसी भाषा में ही सुनते हैं और सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें होगा भाषाई बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है? ऑप्शन फर्स्ट है लेव वाइगोत्स्की, सेकंड है बीएफ स्किनर, थर्ड है हार्वर्ड गार्डनर, फोर्थ है जीन पियाजे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा का बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर यानी संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। वहीं जीन पियाजे ने क्या कहा था कि संज्ञानात्मक विकास का बच्चे की भाषा पर प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने में प्रभावशाली है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षिका को कक्षा में जेंडर संबंधी मुद्दों को नकारना चाहिए, सेकंड है शिक्षिका को कक्षा में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी सभी बच्चों को बराबर देनी चाहिए, थर्ड है शिक्षिका को शारीरिक कार्य जैसे मेज को लगाना लड़कों को और हल्के कार्य जैसे बुलेटिन बोर्ड सजाना लड़कियों को देने चाहिए, फोर्थ है शिक्षिका को लड़कियों से गणित विज्ञान में ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इसमें बात की जा रही है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए, चैलेंज देने के लिए। तो इसमें क्या किया जाना चाहिए, बच्चों को यानी जो भी चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों उन्हें समान गतिविधियां देनी चाहिए, साथ ही उनमें बराबरी का भावना का विकास करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि लड़कियों से हम अपेक्षा नहीं रखेंगे कि लड़कियां मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकती हैं, विज्ञान में कुछ अच्छा नहीं कर सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे, ऑप्शन फर्स्ट है ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों को संस्कृति और भाषा को शामिल करें, सेकंड है रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दें, थर्ड है बच्चों के मानक आधारित परीक्षण के लिए कठोर संरचनाएं बनाएं, और फोर्थ है योग्यता के आधार पर अलग संकाय बनाएं। कि किसी बच्चे के अगर मार्क्स बहुत अच्छे आए तो उन्हें अलग बिठाएंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही कठोर संरचना तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को कम करना है, बढ़ावा नहीं देना है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। बच्चों की भाषाओं को और संस्कृति को शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न है,
शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्यविधि चिंतन, सेकंड है आलोचनात्मक चिंतन, थर्ड है अभिसारी चिंतन और फोर्थ है रटकर या स्मरण। तो देखिए इसमें क्या है कि अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देना है और इसके बारे में चिंतन करना है और उस पर चर्चा करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो अच्छा होगा, वो बढ़ावा देंगे उसको हम बच्चों को। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है सहयोगी परियोजनाएं, सेकंड है मानकीकृत परीक्षण, थर्ड है सहकर्मी मूल्यांकन और फोर्थ है कक्षा का अवलोकन। तो देखिए बात की जा रही है रचनात्मक कक्षा की, तो इसमें मानकीकृत परीक्षण नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सहयोगी परियोजनाएं होंगी, बच्चे को हम ऐसा कुछ भी कार्य देंगे जिसमें बच्चे सहयोग के आधार पर कार्य करें। सहकर्मी मूल्यांकन होगा, यानी बच्चे एक दूसरे का मूल्यांकन करेंगे, कक्षा में अवलोकन होगा, लेकिन मानकीकृत परीक्षण को हमें बढ़ावा नहीं देना है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 प्रश्न जो कि 13 जनवरी 2023 को पूछे गए थे पेपर 2 में, और इसके जो बाकी के 15 प्रश्न रहे वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।